अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, आम इंतखाबात 2024 के मामलात हैं, सियासी गहमा गहमी जारी है, दर्जा हरारत अपने उरूज को पहुंच रहा है और इसी हवाले से मुख्तलिफ बयानात और इल्ज़ामात का सिलसिला भी जारी है और इसी हवाले से जो पेशन गोइयाँ हैं वो भी की जा रही हैं। मंजूर वसान का दावा भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लेंगे, जबकि आज़ाद PTI अरकान की अगली मंजिल क्या होगी, IPP की तरफ जाएंगे या फिर कोई और प्लेटफॉर्म का वो इंतखाब करेंगे। कराची में MQM का पावर शो होने जा रहा है और हो भी रहा है। क्या शहर कायद के बासियों का एतमाद जीत लिया है MQM ने या दिल में जगह बना ली है, कम बैक किया है MQM ने, इस पर बात करेंगे। सईद गानी कहते हैं कि MQM का ख्याल था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई और जमात दफ्तर नहीं खोल सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी ने खोल दिया। क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा ये भी जानेंगे। कराची में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दफातर पर हमले किए गए हैं, सूरत हाल कशीदगी की तरफ जा रही है, जबकि जावेद हाशमी इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए हैं। PTI के उम्मीदवार की हिमायत का उन्होंने ऐलान कर दिया है। बानी PTI का बयान भी अहमियत का हामिल है। उन्होंने कहा कि हमें सिलेक्टेड कहा गया, लेकिन इस वक्त मदर ऑफ ऑल सिलेक्टेड हो रहा है। मुस्तकबिल में हुकूमत में आज़ाद उम्मीदवारों का क्या किरदार रहेगा, क्या उनकी चांदी हो जाएगी या फिर वो अपनी आज़ाद उम्मीदवार के जो हैसियत है उसको बरकरार रखेंगे। बड़ी सियासी जमातें हुकूमतें बनाने की दौड़ में है, लेकिन जो मुआशी प्लान है वो किसके पास है ये ज़रूर जानेंगे। महंगाई में कमी लाने के लिए किसी जमात के पास क्या ऑप्शंस हैं, कोई ऑप्शन है भी या वही रूटीन की बातें होंगी। बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर की तामीर और फिर उसका इफ्तिताह, पाकिस्तान ने इस पर मजम्मत की है। सूरत हाल जो है वो इंतहाई कशीदा है। महंगाई की जब हम बात करते हैं, क्योंकि आज अफसोसनाक वाक़या हुआ, महंगाई और बेरोज़गारी ने पूरा ख़ानदान तबाह कर दिया। जिम्मेदार कौन है? एक शख्स ने 3 बच्चों और अपनी बीवी को जान से मारने के बाद अपने आप की भी जान ले ली, खुदकुशी कर ली। बच्चों की उम्रें 3, 5 और 8 साल थी, मासूम बच्चे थे। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो रहे हैं लोग महंगाई और बेरोज़गारी की वजह से। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फरीद अबड़ू साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। नुमान रिजवी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, तज्ज़ियाकार हैं और अक्सर प्रोग्राम में मौजूद रहते हैं। सुभान अली साहिर साहब भी मौजूद होंगे, PTI से इनका ताल्लुक़ है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नुमान रिजवी साहब से। अस्सलाम वालेकुम नुमान रिजवी साहब। नुमान रिजवी साहब, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज़। जी, क्या हाल है नुमान रिजवी साहब, कैसे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। नुमान साहब, आम इंतखाबात 2024 के सूरत हाल है, सियासी गहमा गहमी जारी है और जो दावे हैं वो भी सामने आ रहे हैं, पेशन गोइयाँ भी सामने आ रही हैं। मंजूर वसान साहब ने काफ़ी अरसे बाद एक पेश गोई कर दी। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। तो आप देखते हैं कि सूरत हाल कुछ ऐसी बन रही है? देखिए, बात यह है कि 1985 में भी अगर हमें याद हो तो इस तरह हुआ था कि आज़ाद उम्मीदवार काफी तादाद में इलेक्शन जीते थे और फिर एक हुकूमत बनी थी। तो हो सकता है कि आज़ाद उम्मीदवार इस दफा भी बाजी ले जाएं, लेकिन पीएस पार्टी में चले जाएं, ये ख्वाब सा इनका मेरे ख्याल से गलत जगह पे देख लिया उन्होंने, गलत वक्त पे देख लिया। अच्छा, तो इस पार्टी में जाने वाली तो मैं नहीं समझता कि कोई बात है। आज़ाद उम्मीदवार 12 अगर जीतते हैं और जैसे हालात दिख रहे हैं कि एक बड़ी तादाद में है, लेकिन बड़ी कंफ्यूज्ड इलेक्शन है। अगर आप देखें तो बड़ी कंफ्यूजन है आज़ाद उम्मीदवार में भी, क्योंकि कभी आप देखें कि उनके इंतखाबी निशान ले लिए जाते हैं, कभी दे दिए जाते हैं, फिर एक हल्के से कई उम्मीदवार एक ही पार्टी के दावेदार भी हैं, बकौल उनके कि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं, लेकिन हिमायत याफ्ता किसी एक पार्टी के बता रहे हैं। तो बड़ी कंफ्यूजन है। ये इलेक्शन इतना सादा दिख नहीं रहा जितना सादा हमें आसानी से दिख रहा है। ये इलेक्शन थोड़ा कंफ्यूज इलेक्शन है और बड़ा टेक्निकल इलेक्शन होना है। लेकिन बहरहाल अगर आज़ाद उम्मीदवार अपना किरदार अदा करेंगे तो यकीनन तौर पे मैं समझता हूँ कि जहांगीर तरीन साहब बड़े मास्टर हैं। पीएस पार्टी तो नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार में जहांगीर तरीन साहब का आज भी पहले नंबर पर है, जो आज़ाद उम्मीदवार को बहुत आराम से जो है वो राम कर लेते हैं और अपनी तरफ ले आते हैं। अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि इस्तेकाम पार्टी जो है शायद इलेक्शन के दिन तक के भी इतनी मुस्तहकम नजर ना आए, लेकिन इलेक्शन के कुछ दिनों बाद, इलेक्शन होने के कुछ दिनों बाद बहुत मुस्तहकम और बड़ी उभरती हुई पार्टी नजर आएगी। अच्छा, चले, ये तो आपने भी एक पेशगोई कर दी और ये भी आने वाला वक्त ही बता सकेगा कि क्या होगा। आजकल जो सूरत हाल है, जलसे जुलूस हो रहे हैं, मियाँ साहब भी अब मैदान में आ गए हैं, बड़े जलसे कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो इलेक्शन की डेट आने से पहले से बड़े मुतहरिक नज़र आ रहे थे, लेकिन जो उनका जो आवाम का जो कन्फ्यूजन है
वो 10 नुकात जो कि उन्होंने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया है उस पर बड़ा लोग तनकीद कर रहे हैं और वो बड़े परेशान हैं कि मतलब मुआशी माहिरीन भी बड़े परेशान हैं इस बात पे कि आखिर वो कौन सी जादू की छड़ी होगी जिस पे बिलावल भुट्टो 300 यूनिट भी दे देंगे, तनख्वाहें भी दुगनी कर देंगे, किसान कार्ड भी दे देंगे। आज भी उन्होंने जो जलसा किया है तो उन्होंने यही कहा, साहिवाल में जलसा किया और उन्होंने यही कहा कि मैं किसान कार्ड दे दूंगा, यूथ कार्ड दे दूंगा, खवातीन कार्ड दे दूंगा। मतलब कैसे ये इतना सारा सब कुछ कैसे करेंगे बिलावल भुट्टो? कोई है इस बारे में अंदाजा? देखिए, बिलावल साहब तो खुद भी कह चुके हैं कि ख्वाब देखना तो कोई बुरी बात नहीं है। ये उनके अपने अल्फाज है ना। इसी मंशूर पे उन्होंने सवाल के जवाब में ये बात बोल दी कि देखिए, ख्वाब देखना तो कोई बुरी बात नहीं। तो ठीक है, इट्स ओके अगर वो ये ख्वाब खुद भी देख रहे हैं और लोगों को भी दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन अब आवाम, मैं नहीं समझता कि, और खासतौर पर अगर आपने देखे हैं तो बिलावल साहब के सिंध के जलसों में भी हमने आवाम का वो रद्द अमल देखा कि लोग मौजूद नहीं है। हालांकि इंटीरियर सिंध तो इनका अपना गढ़ समझा जाता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जहां उन्होंने 15 साल बिना नावे की हुकूमत करी, लेकिन उसके बावजूद भी खातिर ख्वाह कोई अचीवमेंट दिखी नहीं जो जलसे हो रहे हैं। रहा सवाल वो पंजाब में, तो लास्ट टाइम भी 7 सीटें उन्होंने जीती थी बिलावल साहब ने, अगर पीपल्स पार्टी ने, वो भी लोअर पंजाब से, रहीम यार खान और मुजफ्फरगढ़ से। और इस दफा भी जो उन्होंने हल्का इंतखाब जो मुंतखब किया है अपना, बड़ा अजीब और बड़ा जुम्बे की बात यह है कि बड़ा मुश्किल हल्का है वो, और वहाँ जो है वो अकलियत ज्यादा है, मतलब क्रिश्चियन कम्युनिटी उस हल्के में बड़ी तादाद में मौजूद है। तो बिलावल साहब ने बहरहाल पार्टी का फैसले को सरगम कहा है कि बड़े लोगों ने उनसे दरख्वास्त की थी कि इस हल्के से इलेक्शन लड़े। और रहा सवाल उनके मंशूर का, तो देखें इनके बड़ों ने भी मंशूर दिया, अब ये भी मंशूर दे रहे हैं, तो उन्होंने भी 30-35 साल उसी मंशूर के पीछे आवाम को लगा के रखा। अब ये जो मंशूर दे रहे हैं ये भी इतने ही अर्सा लगा लीजिए, लेकिन मिलना मिलाना आवाम को वैसे ही है जैसे रोटी कपड़ा और मकान मिला था। इसी तरह वो यूनिट भी मिल जाएंगे, इसी तरह वो इनकम सपोर्ट भी मिल जाएगी इनको, और दीगर चीजें भी मिल जाएंगी। देखें, अब जमाना इनकम सपोर्ट का नहीं है, बल्कि आप लोग नौजवानों को बेकारी ना बनाओ, बल्कि उनके लिए भी प्रोग्राम इस तरह दो कि वो खुद जो है एक्टिव हो और इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेके आए और काम कर सकें, पैरों पे खड़ा करो। कब तक बेकारी बनाओगे? बेनजीर इनकम सपोर्ट, ये इनकम सपोर्ट, खवातीन इनकम सपोर्ट, ये लाचार ना करो कौम को कोई प्रोग्राम दो, कोई प्लान दो। अच्छा, फरीद अबड़ो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फरीद अबड़ो साहब। फरीद साहब अल्हम्दुलिल्लाह। फरीद साहब बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब, और बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा है नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं और भाई को भाई से लड़वाया जा रहा है, नफरत की सियासत को ख़त्म कर देना चाहिए। मुस्तकबिल की उन्होंने बड़ी बातें की हैं, बड़े मैं तो इसे सुहाने ख्वाब कहूँगी, इसलिए क्योंकि हकीकत से दूर नज़र आ रही है वो बातें। मंशूर 10 नुकाती है, लेकिन ये तो बताइए कि कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है जिससे वो इतना सब कुछ जो वादे वो कर रहे हैं वो एटलीस्ट 50% भी उसको पूरा कर लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो ये है कि अल्लाह करे 100% चेयरमैन साहब जो बातें कर रहे हैं पूरी हों। और जैसे कि अभी हमारे दोस्त और भाई नुमान रिजवी साहब ने बात बोली कि ये किसान कमेटी बनाने जा रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ किसान कमेटी का पहले नाम था हारी कमेटी, और ये भुट्टो साहब ने बनाई थी, और अच्छा। उसके बाद उसका नाम चेंज हुआ, किसान कमेटी बनी, लोगों को ट्रैक्टर मिले, दूसरी चीज़ें मिली, लोगों ने उससे फ़ायदा भी उठाया। लेकिन अमूमन हम जैसे कराची के लोग हैं तो हमें बातें नहीं पता होती कि किसान कमेटी का क्या काम था, क्या नहीं था। उन्होंने उस जमाने में हारियों को लोन भी दिया, ट्रैक्टर की स्कीम निकाली, मोहतरमा ने भी स्कीम निकाली, तो लोगों को उससे फायदे मिलते रहे। ऐसी बात नहीं कि बिलावल साहब ने आज बोला और कल नहीं होगा। अच्छा। और जो बात फ्री बिजली वाली, वो बार बार बोलते आ रहे हैं कि जो बिजली के प्राइजेस हैं 300 यूनिट से कम जो होंगे उसको इंशाल्लाह ताला फ्री करेंगे वो। तो अभी तो इलेक्शन हुए नहीं है, उससे पहले हम उसमें बात करें कि ख्वाब लग रहा है, पूरा नहीं होगा। अगर वो कह रहे हैं और पब्लिकली बोल रहे हैं, मीडिया पे बोल रहे हैं, तो कुछ सोच के बोल रहे होंगे। ठीक है, कभी भी कोई करना चाहेंगे कि जो कल को उनको शर्मिंदगी हो या पार्टी को शर्मिंदगी हो। ठीक है फरीद साहब, असल में देखें आपके पास कोई मॉडल सिटी या कोई मॉडल डिस्ट्रिक्ट की जब हम बात करते हैं तो वो नहीं है। कराची आपके पास मौजूद रहा 15 सालों से, लेकिन आवाम यही पूछती है। कहने का मकसद सिर्फ ये, अगर मैं भी सवाल करूंगी तो ऑब्वियसली आवाम की तरफ से ही सवाल कर रही हूँ कि
आवाम ये पूछ लेती है कि जब आप कराची में बिजली नहीं फ्री कर सके, कराची को पानी नहीं दे सके, कराची में जो लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार हैं। आप देखें आज ही एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें एक शख्स ने पूरा ख़ानदान तबाह हो गया और वजह वही महंगाई और बेरोज़गारी। 3 बच्चों को उसने कत्ल कर दिया, बीवी को कत्ल कर दिया, खुद भी फांसी लटक गया वो। मतलब कहने का कि फ्रस्ट्रेशन अपने उरूज पे पहुंच रही है। तो लोग तो ये पूछेंगे ना कि यहाँ आपने क्या डिलीवर किया जो आप आगे का पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की बात करें। ठीक है जी, लोकल गवर्नमेंट की आपने बात करी तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर तो हमारा मेयर अभी मुर्तज़ा वहाब साहब बने, उससे पहले तो लोकल गवर्नमेंट थी एमक्यूएम के पास। तो ये आप जो बातें कर रही हैं सड़कों की और पानी की, वाटर बोर्ड की, सारे डिपार्टमेंट जो है ये लोग इसको देखते थे। और पीपल्स पार्टी का सीएम यहाँ पे रहा है सिंध के अंदर, और जितनी उनसे कोशिश हो सकी अंडर बाईपास भी बने इस दौर के अंदर, नए ऐसा आप नहीं बोल सकते कि अंडर बाईपास नहीं बने या नए रोड नहीं बने। बहुत चीजों पे अभी भी काम चल रहा है। अभी आप देखें कि कोरंगी नदी से जो हमारा लिंक रोड निकल रहा है वो सीधा जा रहा है डीएचए फेज 9 तक और बहरिया टाउन तक। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वही पीपल्स पार्टी के दौर में स्टार्ट हुआ, पीपल्स पार्टी के दौर में खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी शहर में जरूरत है, बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मुर्तज़ा वहाब साहब काम कर रहे हैं और आप देखिए कि इलेक्शन के बाद इंशाअल्लाह ताला कामों के अंदर बहुत ज्यादा तेजी आएगी और जो लोगों को मसले मसाइल हैं उस पर चेयरमैन साहब की गहरी नजर है। इंशाअल्लाह ताला में बहुत उम्मीद है कि इलेक्शन के बाद जो भी काम आप देखेंगे उसकी रफ्तार बहुत तेज होगी। ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि पिछली क़यादत से बेहतर अब आइंदा की आपकी क़यादत है जो कि कहीं ज़्यादा तेज़ी से काम करेगी और ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रही है। देखिए चेयरमैन साहब को तो ये पहला टर्न है ना, इससे पहले तो वो खाली एक दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर बने और जब तक फॉरेन मिनिस्टर थे माशाल्लाह आप देखें पूरे दुनिया के अंदर उन्होंने कोशिश की कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ाई जाए। और हमारा फोकस इस वक्त ये है कि तालीम, सेहत और जिस तरह अभी भाई ने बात की कि ऐसा क्या करना चाह रहे हैं तो हमें तवज्जो देनी पड़ेगी एक्सपोर्ट में, क्योंकि अगर एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी हमारी बढ़ेगी और बाहर से पैसे जो है पाकिस्तान में आएंगे तो डॉलर भी कंट्रोल होगा, माशी हालात भी बेहतर होंगे और लोगों को रोजगार भी मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, और ये कराची में जो पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दफातर पर हमले हो रहे हैं, ये सूरत हाल कशीदगी की तरफ नहीं जा रही फरीद साहब? इसकी हम शदीद अल्फाजों में मुहब्बत भी करते हैं और मैंने प्रेस रिलीज भी जारी की थी, काफ़ी अखबारों में आज न्यूज़ लगी। चेयरमैन साहब ने भी इस हवाले से बात की कि हमारे दफ्तरों पे हमले किए जा रहे हैं, हमारे लोगों को डराया जा रहा है। और जब से हमने कुछ पार्टी के लोगों की शमूलियत करवाई है तो मुझे कई जगह से टेलीफोन कॉलें आई हैं, पाकिस्तान से भी, पाकिस्तान से बाहर भी, कि आप इस तरह के काम ना करें वरना आपके आने के अंदर बड़ी दुश्वारी होगी, आप कराची एयरपोर्ट पर उतर नहीं सकते। उनसे मैंने कहा कराची नहीं तो मैं लाहौर उतर जाऊँगा, तो आना तो है, खैर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए किसी भी पार्टी को कि ये का माहौल है एक दूसरे पे हमले करना या किसी कारकुनों को जख्मी करना। मलीर में हमारे 3 कारकुन जख्मी हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट सेंटर में हमारे पेनाफ्लेक्स जला दिए गए और लाहौर के अंदर जो है पंजाब में वहाँ पेट्रोल पंप फेंके इन्होंने पार्टी के दफ्तरों में। तो इन चीज़ों की हम मजम्मत करते हैं और आला काम से अपील करते हैं कि हमारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। तो आला हुकाम ने नोटिस नहीं लिया फरीद साहब इन सब चीज़ों का? आईजी सिंध वगैरह से आपकी कोई बात नहीं हुई और उनकी तरफ से अहकामात तो जारी किए गए अमन और अमान के हवाले से? गनी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने देखी होगी जी। और उसके बाद वहाँ पे रेंजर्स भी आई है, पुलिस भी आई है और 3 बजे कल दोपहर को इजलास भी हुआ था। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि खाली हमारी पार्टी के नहीं जितने पार्टियों के दफातर हैं जो इलेक्शन मुहिम चला उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हर कोई अपने इलाके में काम करे। और हम ये चाहते हैं फ्री एंड फेयर काम होना चाहिए। देखें इस तरह के वाकयात में होता क्या है, कोई बेचारा जख्मी हो गया या कोई दूसरा मसले मसाइल हो गए तो लोगों को बड़ी परेशानियां होती है। पाकिस्तान के हालात इस वक्त उस रेंज पे नहीं है कि इस तरह के नुकसान हम बर्दाश्त कर सकें और क्यों किसी के घर वाले को या किसी की फैमिली को तकलीफ दी जाए। एक इलेक्शन का माहौल है, आप भी इलेक्शन लड़ें और दूसरों को भी लड़ने दें। ठीक है, बहुत अच्छी बात कही आपने फरीद अब्दू साहब। हमारे साथ ही रहिएगा। नुमान रिजवी साहब आप भी हमारे साथ ही रहिएगा, हम मजीद भी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और मेरे साथ मौजूद हैं फरीद अब्दू साहब, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, जबकि नुमान रिजवी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, ऑन कॉल तज्ज़ियाकार हैं। नुमान रिजवी साहब आपसे पूछना चाहूँगी, कराची में एमक्यूएम ने पावर शो किया और अब 28 को भी करने जा रही है पावर शो दोबारा से, जमात इस्लामी भी कर रही है। एमक्यूएम के बारे में जो एक परसेप्शन था कि अब शायद शहर कायद के बासीस पर एतमाद नहीं कर रहे हैं, इतना बड़ा पावर शो करने के बाद ये उम्मीद जाग गई है कि एमक्यूएम ने कम बैक किया है? असल में देखें बात ये कि तमाम पार्टियां जलसे करती हैं। हाँ, पूरे पाकिस्तान में हम देखते हैं कि लोग जलसे जुलूस कर रहे हैं। असल में जो क्राउड होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। देखें बात यह है कि
ना तो ये बिरयानी देते हैं ना चाय देते हैं, यहाँ तक कि इनका जब क्राउड आता है वो पानी भी अपना लेके आता है, पानी भी खुद पी रहा होता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए आप इनके जलसे में हेड टू टेल, मतलब आप स्टेज से लेकर और टेल तक आखिर तक के जाइए और रैंडमली किसी के पास माइक लेके खड़े हो जाएं और उससे कोई सवाल कर लें तो वो आपको इंतहाई मौजूबाना अंदाज में मुतमईन करेगा, और ना सिर्फ मुतमईन करेगा बल्कि जो उसके ऊपर इन 15-20 साल 25 सालों में जो जुल्म सितम होगा उसकी दास्तान सुनाएगा और अपने मंशूर को इस ऐसे बेहतरीन अंदाज से डिफाइन करेगा कि लगेगा कि हाँ किसी सियासी कारकुन, कोई सियासी कारकुन आया हुआ है। बात ये कि देखिए एमकेएम में हमेशा से ये बात है कि देखिए इनका जो वोटर सपोर्टर है वो इंतहाई बाशऊर है। मैं तादाद पे जा ही नहीं रहा कि 25,000 थे, 20,000 थे, 50,000 थे, लेकिन जो क्राउड पढ़ा लिखा है, ये कहने का मतलब लिखा बाशऊर क्राउड था और उस क्राउड के हर फर्द के पास चाहे मर्द हो या औरत हो उसका अपना एक क्राइटेरिया, उसका अपना एक सर्कल है। यही वजह है कि इनके यहाँ गली मोहल्लों में जो लोग मौजूद हैं वो उनके अपने अपने लोग सर्कल मौजूद हैं और वो पढ़े लिखे लोग हैं और उनकी बात सुनते हैं, उनकी गुफ्तगू पे अमल करते हैं। यही वजह है कि इनके यहाँ टाउन की सतह पर, यूसी की सतह पर, वार्ड की सतह पर लोग मौजूद हैं और इनका प्रोपेगेंडा जो भी होता है, जो भी इनका मशहूर है, तेजी के साथ फैल जाता है। सोशल मीडिया तो अभी की पैदावार है, जब उस जमाने में, जिस जमाने में सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, ये उस जमाने से इतने मतलब जिसे कहते हैं मार्केटिंग के हवाले से इतने ज़हीन है और अपने मंशूर को और अपने नैरेटिव को इस अंदाज से फैला दिया करते थे कि लोग दंग रह जाते थे। मैं ये समझता हूँ कि जो एमकेएम ने जो पावर शो किया है वो इस बात की गम्माजी कर रहा है और इतने बाशऊर शहरियों के साथ कर रहा है, तो मुझे तो लगता है कि एमकेएम ने कमबैक किया है और आने वाली हुकूमत मैं समझता हूँ कि सिंध के अंदर एमकेएम और जो है वो जीडीए बनाने जा रही है, जो हालात दिखने में आ रहे हैं। अच्छा, लेकिन सईद गनी साहब तो ये कह रहे हैं कि एमकेएम का ख्याल था कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कोई और जमात दफ्तर नहीं खोल सकती और हमने वो कर दिखाया, तो वो कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? देखिए सईद गनी साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास पैसों की कमी नहीं, दफ्तर खोलने के लिए पैसे चाहिए होते, लोग थोड़ी चाहिए होते। उन्होंने दफ्तर खोल लिया। तादाद क्या है, रिस्पॉन्स क्या है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में? बात यह है कि जलसे जुलूस अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझ रही है कि हैदरी मार्केट की पार्किंग पे 200 आदमी जमा करके वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को फतह कर लेगी, तो मैं नहीं समझता यह चंद लोगों को, ऐसे लोगों को जो एमकेएम से जो उन्होंने शमूलियत अख्तियार की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, जिनका सिर्फ अपना वोट ही उनको मिलेगा, क्योंकि एमकेएम के जो इन्होंने लोग लिए हैं, जो सबका एमपीए या एमएनए जो इनके पास गए, उनका अपना जाती वोट तो कोई नहीं है, इलेक्टेबल तो है ही नहीं ना कराची में तो वोट पतंग का है। तो बात यह है कि अगर ये समझ रहे हैं कि शायद कुछ लोगों को लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फतह कर लेंगे, तो मैं समझता हूँ एमओ की जन्नत में रहते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अच्छा, और एमकेएम जो है वो अब अपना जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव कर लिया है उसने। देखिए बात यह कि मैं एमकेएम के अलावा कराची वालों के पास ऑप्शन क्या है? अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अकेली पूरी कोई पार्टी ना हो ना और सिर्फ पीपल्स पार्टी हो, तो आप यकीन जाने जब भी कराची वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देंगे। अच्छा, रहा सवाल जमात इस्लामी का सिनेरियो ये है कि अभी आपने देखा उन्होंने जो बल्दियाती इलेक्शन में जीत के जो किरदार उनका अदा करना था वो अदा कर नहीं पाए। हालांकि कराची वालों ने उनको जैसे भी 100, 200, 300, 400 वोट जो भी यूसी वाइज दिए गए, जैसे तैसे बाइकाट एमकेएम के बाइकाट पे वोट तो मिल गया उनको, लेकिन उनके पास मौका था कि वो कारकर्दगी दिखा देते इन 6-8 महीनों में, साल भर में, लेकिन अफसोस के साथ कि वो भी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। तो देखें बात यह है कि एमकेएम अगर आप देखें तो हम एमकेएम को फाल देखते हैं सिर्फ इलेक्शन में नहीं, एमकेएम को तो हम वैसे अगर आप देखें तो विदाउट जब इलेक्शन दूर पता भी ना हो और मौजूद हो तो वो कोई ना कोई मसाइल लेके एमकेएम जो है वो खड़ी होती है शहर वालों की, मर्दमशुमारी हो या किसी और इशू पे हो। अभी रिसेंटली आप देख लेंगे कितनी जुल्म और ज्यादती हुई है स्कूल कॉलेजेस के बच्चों के साथ, कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। तो बात ये कि कराची की तो बेताशा इशू है और कराची वाले उन्हीं को सपोर्ट करेंगे और वोट देंगे। आज कामरान टिसोरी साहब ने नोटिस लिया है, नोटिस लिया है और उन्होंने हिदायत जारी की हैं। लेकिन आप काफी कुछ वाला ही नहीं है। आप देखिए तो जो बच्चे A1 ग्रेड लेके आए हुए थे वो फेल हो गए बच्चे। वो कह रहे हैं कि आखिरी जुल्मों से बात ये है कि देखें ना, फिर वही ताकत वाली बात करनी पड़ती है कि जब आप शहर से दूसरे शहरों से लेके आएंगे वोट में उठाएंगे फिर ताकत तो होगा। बात यह है कि आप वैसे कराची को तालीम से, रोजगार से आप वैसे भी पीछे कर रहे हो। कोटा सिस्टम की लानत आपने ऊपर से लगाई हुई है और अब ये सिस्टम जरूरी ये है कि उनको जो है वो दानिस्ता तौर पर जो है वो फेल भी किया जा रहा है। तो ये तरीक़ेकार जो रवैया है वो इंतहाई मुतज़्ज़बाना रवैया है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है।
ठीक है फरीद अबरूर साहब, आपके पास मुआशी प्लान क्या है? हर बड़ी जमात ये सोच तो रही है कि हम हुकूमत बनाएंगे। मियाँ साहब ने भी बहुत बड़ा जलसा कर लिया, वो भी यही कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन मुआशी प्लान के हवाले से कोई है आपके पास कोई जिसका आप बताना चाहें? जी, पहले मैं ये नुमान भाई के सवाल का जवाब देना चाहता जी। हूँ। नुमान भाई ने एमक्यूएम की माशाल्लाह बहुत तारीफें की, करनी चाहिए। और एमक्यूएम जो पहले वाली थी वो तो एमक्यूएम रही भी नहीं। कल भी सईद अली साहब ने बोला कि जो एमक्यूएम थी आज से कुछ महीने पहले, जब से कमाल भाई आए हैं तो सब उनकी तारीफें तो कर रहे हैं, लेकिन मैं कमाल साहब से एक जवाब पूछना चाहता। अजीम तारिक साहब की जो कुंडी खोली थी वो केस आज तक क्लियर ही नहीं हुआ। ना एमक्यूएम वाले उनसे पूछते हैं कि घर में तो अजीम तारिक के मुस्तफा कमाल साहब थे, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। अजीम तारिक की फैमिली अमेरिका में गई, उनके बेटे का वहाँ मर्डर हो गया अमेरिका में, वो सवाल भी कोई नहीं पूछता। अमेरिका में एक जगह है न्यू जर्सी में जैक्सन हाइट, ये सारे एमक्यूएम के लोग वहीं बैठते थे, बड़े बड़े एक मोबाइल शॉप है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सवालों के जवाब भी लेने चाहिए कमाल साहब से, बाकी तो सारे कमाल बता रहे हैं। अब बात रही, भाई ने बताया सारे पढ़े लिखे लोग हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे हैं। इस कराची के अंदर सब माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और हर कोई तालीम हासिल करना चाहता है, हर कोई चाहता है कि उसका बच्चा तालीम हासिल करे। तो सिर्फ एमक्यूएम के लोग पढ़े लिखे नहीं है मेरे भाई, पीपल्स पार्टी के अंदर भी माशाल्लाह से वकील भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है। पीपल्स लेबर विंग हमारी बनी हुई है। अगर आप डॉक्टरों के अंदर देखें, पैरामेडिकल स्टाफ की पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं माशाल्लाह, उनकी तादाद हज़ारों के अंदर है, वो सारे डिग्रियां लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि बगैर डिग्री कोई डॉक्टर बन गया हो, कोई इंजीनियर बन गया हो। और एमक्यूएम के अंदर वाकई में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, पुराने लोग हैं, लेकिन इस वक्त पुराने लोग नज़र नहीं आते। इनके एक बड़े रब्ता कमेटी के बंदे हैं, उनके बेटे की शादी थी पिछले दिनों, वो आए कराची दुबई से, शादी अटेंड की, वलीमा रामादा होटल में किया डिफेंस में, और 5 दिन बाद चले गए। और उन्होंने अपनी एमक्यूएम में से टोटल 5 या 6 लोगों को बुलाया, किसी को इनवाइट भी नहीं किया। तो एमक्यूएम पहले अपने आप को तो सीधा करे। और दूसरी बात, ये पीपल्स पार्टी जो है वो तीर के निशान के साथ है। हम सब बिलावल भुट्टो साहब के साथ हैं, और पीपल्स पार्टी के लोग अल्हम्दुलिल्लाह खाली पाकिस्तान या दुबई साउथ अफ्रीका में नहीं है, पूरे दुनिया के अंदर हमारे लोग हैं। हॉलैंड के अंदर सैफुल्लाह सैफी साहब बैठे हुए हैं, शहीद बीबी के साथी हैं। अमेरिका में अजीज भाई हैं। जर्मनी के अंदर मोहम्मद आसिफ चौधरी आसिफ साहब हैं, वो हमारे दोस्त हैं, जर्मनी में बैठे हुए हैं। फरीशा वहाँ के सदर हैं। दुबई में कैबिनेट हमारी बहुत अच्छी है। तो पीपल्स पार्टी को अगर आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर तकरीबन हर जगह आपको हमारे लोग मिलेंगे जो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। एमक्यूएम आपको कराची, लंदन और साउथ अफ्रीका, चौथा कोई मुल्क है तो आप मुझे बता देंगे इनके लोग कहाँ पर हैं। तो पीपल्स पार्टी एक अपनी जगह पर है, एमक्यूएम की एक अपनी जगह है। एमक्यूएम जो सियासत करती है वो करती है सूबाई या शहरी, कराची से लेकर सक्कर तक। पीपल्स पार्टी जो सियासत करती है वो पूरे पाकिस्तान में और पूरे दुनिया के अंदर बिलावल साहब के और भुट्टो साहब के लोग चाहने वाले हैं, और इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। और फरीद साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि मुल्क गिर सियासत है आपकी। मैं सिर्फ उस कारकर्दगी के बारे में जानना चाह रही हूँ कि कारकर्दगी कहाँ पे नज़र आ रही है? सियासत सूबाई हो या मुल्की हो, कहीं उसकी जो डिलीवरेंस है वो तो नजर आए, जो कारकर्दगी है वो तो नजर आए। सिर्फ सियासत, लोगों को इकट्ठा कर लेना तो सियासत नहीं है। आवाम की फलाह के लिए क्या है? मैंने ये नुमान भाई के सवाल का जवाब दिया। जैसे नुमान साहब ने कहा कि भाई 200 बंदे जमा कर लिए डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। नुमान भाई 200-300 लोग तो मैं कनाडा में जमा कर लेता हूँ। पिछले साल मैंने वेलकम रमजान पार्टी की थी तो माशाल्लाह 200 लोग थे, पूरे गिन के काफी भेजूंगा तस्वीर। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का मेयर और डिप्टी मेयर भी था। तो कराची पाकिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं, बताइए इनको। मेरे भाई, हम भी पाकिस्तान के इलेक्शन की बात कर रहे हैं। जब हम बाहर इतने लोग जमा कर सकते हैं तो पाकिस्तान में नहीं कर सकते। चले आपको भी छोटी सी बात बता दूं नुमान भाई, जुम्मे वाले दिन फ्राइडे को शाम 4 बजे हमने कोरंगी में एक रखा हुआ है परचम कुशाई का प्रोग्राम। कल एक साहब कह रहे थे कि ना औरंगी मिलेगा ना कोरंगी मिलेगा। कोरंगी तो हमने ले लिया अल्लाह के हुक्म से। डीएमसी चेयरमैन भी हमारा है और एमपी भी हमारा फारूक अवान वाले जीतेगा PS 95 से। बाकी बात बची औरंगी की। तो औरंगी के अंदर जो जुल्म इन्होंने किया चाइना कटिंग करके, आपको पता है जब कमाल साहब मेयर थे तो उन्होंने पहाड़ियां काट के ऊपर से वो प्लाटिंग कर रहे थे, जिसका चाइना कटिंग बोला जाता है। तो पठानों के घर पे पत्थर गिर गए। उसके बाद पठानों ने बड़ा एहतजाज किया बेचारों ने कि तुम जो ये प्लाटिंग करने के लिए पहाड़ काट रहे हो, हमारे घरों पे मलबा भी गिरता है, हमारे घर टूट रहे हैं। उसके बाद ANP वहाँ पे एक्टिव हुई और एमक्यूएम वालों ने उनकी जान छोड़ी। वरना कराची में जितनी चाइना कटिंग हुई है, चाहे वो औरंगी हो, चाहे वो कोरंगी हो, चाहे वो केडी हो, वो किस पार्टी ने की है वो सब आप लोग को पता होगा। पीपल्स पार्टी के किसी एक शख्स का भी नाम नहीं होगा उसमें इंशाल्लाह। फरीद साहब, मुआशी प्लान का जिक्र हो रहा था, वो प्लीज जरूर शेयर कर दीजिए कि आप सब कुछ देंगे, कार्ड देंगे और सब कुछ देंगे, लेकिन कैसे? मैं आपसे कह रहा हूँ, चेयरमैन साहब की ये बरपा हिदायत है कि आफ्टर इलेक्शन इंशाल्लाह एक्सपोर्ट को हमने बढ़ाना है। बिफोर टाइम आप देखें पाकिस्तान से लेदर एक्सपोर्ट होता था रशिया के अंदर,
सियालकोट से हमारे स्पोर्ट के आइटम जाते थे, फुटबॉल हो गए, बैट्स वगैरह हो गए, पूरे दुनिया के अंदर। यहाँ तक कि फुटबॉल के वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉलें भी पाकिस्तान की इस्तेमाल हुई हैं, हमारी सियालकोट की। तो इंशाल्लाह ताला आप देखें कि एक्सपोर्ट के ऊपर हमने जोर देना है। जब तक पाकिस्तान से एक्सपोर्ट स्टार्ट नहीं होगा तो माशी हालात बेहतर नहीं हो सकते। उस पर काम चल रहा है, इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे रिजल्ट आएगा। थोड़ा सा इंतजार करें, ये सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते की बात है, इंशाल्लाह ताला सब बेहतर हो जाएगा। चलें सर, जब 15 साल इंतजार कर लिया तो 3 हफ्तों की क्या ऐसी बात है। मेहरबानी आपकी 3 हफ्ते ये कि गवर्नमेंट बनने दें, ऐसा नहीं आप 3 हफ्ते बाद फिर मुझे बोलें अब क्या होगा। तो पॉलिसी ये है कि एक्सपोर्ट को हमने बेहतर करना है इंशाल्लाह पाकिस्तान से। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ नुमान रिजवी साहब मौजूद थे, उनका मौक़िफ़ भी हमने ले लिया। बहुत शुक्रिया नुमान रिजवी साहब कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। फरीदा पड़ू साहब, ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? 2 हफ्ते पहले आप ही के इंटरव्यू के अंदर बोला था मैंने, 3 हफ्ते पहले मेरे ख्याल में आपने इंटरव्यू लिया था। मैंने आपसे कहा था कि आने वाले इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों का बड़ा किरदार होगा, आपको शायद याद हो। उस वक्त तो ये ध्यान नहीं लिया था, लेकिन मुझे थोड़े बहुत आइडिया या अंदाजा था कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस दफ़ा उनकी विकेटें बहुत मजबूत है। तो इंशाल्लाह ताला आज़ाद उम्मीदवार भी हमारे पास आएंगे पीपल्स पार्टी के अंदर, जैसा वसान साहब ने बोला है। और उसके अलावा दूसरे पार्टियों के लोग हैं, जैसे अभी पंजाब के साबिक गवर्नर हैं सरवर साहब, वो पार्टी में आ गए। कुछ हमारे लोग नाराज थे पार्टी से, वो वापिस आ गए। और नून लीग से भी कुछ लोग शामिल हो रहे हैं। बाकी एमक्यूएम के तो हम ले रहे थे, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि और ज्यादा आपको नजर आएंगे। जुम्मे वाले दिन में हम शमूलियत करवाएंगे एमक्यूएम पाकिस्तान की। कोरंगी के अंदर हमारा परचम कुशाई का प्रोग्राम है, फारूक अवान साहब इफ्तिताह करेंगे और एमक्यूएम वालों से ही हम इंशाल्लाह झंडे चढ़वाएंगे कोरंगी में। अच्छा फरीद साहब, और ये जो आपके ऊपर इल्ज़ाम लग गया है, बानी पीटीआई का जो बयान सामने आ गया, उन्होंने कहा कि हमें सेलेक्टेड कहते हैं लेकिन अब तो मदर ऑफ ऑल सेलेक्टेड हो रहा है, तो इसको कैसे काउंटर करेंगे आप? चलें, पीटीआई चेयरमैन ने मेरे ऊपर थोड़ी इल्जाम लगाया, मतलब तमाम पार्टियों पे, एक सिचुएशन पे, सूरत हाल पे, तो आप जाहिर है इस सिचुएशन के अंदर मौजूद है ना, अपनी पार्टी को डिफेंड तो करेंगे आप तो कुछ ज्यादतियां हो रही है ना। हमारे दफ्तरों में पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, हमारे लोगों को डराया जा रहा है, हमारे पेनाफ्लैग जलाए जा रहे हैं। उसके बाद दूसरी बात ये, जैसे आजकल ये खबर जी जा रही है ना कि कुछ इलाकों का नाम लिया जा रहा है मखसूस। कल भी एक पार्टी के जलसे में उन्होंने कहा जी औरंगी और कोरंगी और पता नहीं सेंट्रल सब हमारा है। तो औरंगी के अंदर जो बिहारी बिरादर है हमारे, जो उनका ताल्लुक जो बिहारी कहलाते हैं, वहां पे हमारे एक दोस्त होते थे टाउन भाई साहब, शहीद हो गए वो। तो इंशाल्लाह ताला औरंगी टाउन से पीपल्स पार्टी को बहुत ज्यादा वोट मिलेंगे इस दफा। अच्छा, जी 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 जी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर पीपल्स पार्टी बहुत काम कर रही है। वहाँ पे उस्ताद मसरूर हसन साहब हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपको पता है। कराची सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल तो नहीं है ना फरीद साहब, कराची या सिंध तो बहुत बड़ा है। आप तो पूरे मुल्क की बात करते हैं ना, तो फिर सिर्फ सेंट्रल को क्यों फोकस करते हैं आप? नहीं, ये तो किसी पार्टी ने कल नारे लगाए तो उसका जवाब तो सेंटर का ही दूंगा ना। उन्होंने सिंध की बात ही नहीं करी। सिंध तो माशाल्लाह कराची से लेकर ओबाडो बॉर्डर तक सिंध है, उसके बाद सातलाबाद रहीमिया खान शुरू हो जाता है। मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ जो कल एक प्रोग्राम हुआ और एक पार्टी ने, सेंटर हमारी है और वहाँ पे पीस पार्टी के बाद 200 लोग भी नहीं, तो मैं उस बात का जवाब दे रहा हूँ। फरीद साहब, नवाज शरीफ साहब ने आज बड़ा जलसा किया है और काफ़ी बड़ा जलसा किया उन्होंने मानसहरा में, और उससे मरियम नवाज साहिबा ने भी खिताब किया। बड़ा अफसोस हुआ उन्हें ये देख कर कि पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। उन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान में बहुत काम करके गया था और अगर मैं रहता तो शायद पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शुमार हो जाता। तो आप समझते हैं कि उनका दावा या उनकी कारकर्दगी कहीं नजर आती है आप लोगों को, पीपल्स पार्टी के जो मानसहरा का जो हल्का है वो उनके दामाद का है, कैप्टन सफदर हुसैन का। जी जी। तो अगर तो अपने दामाद का हल्का देख के अफसोस हो रहा है तो अपने दामाद से पूछना चाहिए कि कैप्टन साहब ने वहाँ क्या किया। नहीं, वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पाकिस्तान आपने कहा नहीं, मानसहरा नाम लिया, तो मानसहरा असल में उनका जो कैप्टन जी जलसा उन्होंने वहाँ किया। जी, जो जलसे तो पूरे पाकिस्तान में हो रहे। देखें, इस बात में कोई डाउट नहीं है कि नून लीग भी पार्टी है और पूरे पाकिस्तान में उनके लोग मौजूद हैं। तो असल में इस वक्त जो इलेक्शन मुकाबला है वो नून लीग और पीपल्स पार्टी का ही है। इन दोनों में से जो भी जीतेगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। ठीक है, हमारी ख्वाहिश ये कि चेयरमैन बिलावल साहब को अल्लाह ताला मौका दे। हम चेयरमैन के साथ थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। अब सुभान अली साहिर साहब, इनका ताल्लुक पीटीआई से, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सुभान साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सुभान अली साहिर साहब, पीटीआई को आप सपोर्ट करते हैं। जावेद हाशमी साहब ने इलेक्शन से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया, साथ ही उन्होंने कहा कि पीटीआई के उम्मीदवार की हिमायत करता हूं। मजीद भी कुछ इस तरह की खबरें आने वाली हैं क्या? देखिए जी, यकीनन जो लोग
समझते हैं इस वक्त सियासी लोग हैं जिनका सियासत से वाबस्तगी है और जो पाकिस्तान की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, तो यकीनन ऐसे लोग तहरीक इंसाफ के हक में दस्तबरदार होते जाएंगे। वजह ये है कि जो जुल्म और जबर तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है हर सतह पर, यानी कागजात जमा कराते हुए जो उम्मीदवारों के साथ हुआ, जो सपोर्टर वोटर के साथ हुआ, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली आपको? नहीं जी, वो तो खैर दूर की बात है। हमें तो इलेक्शन लड़ने नहीं दिया जा रहा है, हमारे तो झंडे उतारे जा रहे हैं, हमारे तो वर्करों पर FIR काटी जा रही है और वो DRO वो DC जिनको इख्तियार है लोगों को MPO 3 के जरिए गिरफ्तार करने का, वो हमारे इलेक्शन DRO है। तो हमारे साथ तो जो कुछ हो रहे वो सारी दुनिया देख रही है कि आखिर में जो है वो हमारा इंतखाबी निशान बल्ला भी हमसे छीना गया है और इलेक्शन कमीशन अपना जो है इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं करा सकते, लेकिन हमारे इलेक्शन के अंदर कितने नुक्ते निकाले गए, जिस तरह 2 दिन हमारी आला अदलिया ने उस पर लगाया और जो तनकीद हमारे ऊपर कराई गई है, तो यकीनन हमें तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। और ये बिल्कुल ये वही बात है जो असेंबली में खड़े होके नारे लगाते थे कि सिलेक्शन सिलेक्शन सिलेक्शन। अब सारे पार्टियां जो उस वक्त नारे लगाती थी अब उसी कुव्वतों की तरफ देख रही है कि वहां से इनको कोई मौका मिले और ये सेलेक्ट हो जाए। तो इलेक्शन तो नहीं हो रहा है, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ कि ये कोई आजाद और साफ और शफाफ इलेक्शन हो रहा है जिसमें तमाम सियासी पार्टियों को जो मौका दिया जा रहा हो। जिस अंदाज से एक पार्टी को मुसलसल मौका दिया जा रहा है और बाकायदा प्रोटोकॉल में और सरकारी वसाइल में मुस्लिम लीग नून को जलसे दिए जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही हो, झंडा उठाने की इजाजत ना हो। सुभान अली साहब, यहाँ तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी माहिर से या किसी भी पॉलिटिशियन से, तो वो यही कहते हैं कि तमाम मसाइल जो मसाइल आज पाकिस्तान फेस कर रहा है उसका हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। अब जब आप कह रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहा है, आपको यकीन नहीं है इस चीज़ का, तो फिर मसाइल का हल कैसे हो गया? फिर तो सूरत हाल मजीद ख़राब नहीं हो जाएगी? यही तो इस मुल्क की बदकिस्मती रही है, यही तो इस मुल्क की बदकिस्मती है कि जो अवाम की राय है उसको तस्लीम नहीं किया जाता है। और इलेक्शन मतलब है कि हल है लोगों की मसाइल हल करने का और पाकिस्तान की जो खारिजा दाखिला पॉलिसियां हैं उसको आजादाना तौर बनाने का। तो अगर सूरत हाल ये हो कि आप इलेक्शन लड़ने ही नहीं दे रहे हो किसी को, तो फिर आपको जरूरत क्या पड़ी है? बस इलेक्शन कर दो और जिसको जो है ना बड़े ढोल बाजों के साथ बाहर से बुलाया गया है उसको जो है ना नवाज शरीफ साहब को सब कुछ हवाले कर दो, फिर इलेक्शन क्यों लड़ रहे? और यही सारी पार्टियां असेंबली के अंदर नारे लगा रही थी और अदम इत्तेमाद ला रही थी और महंगाई के खिलाफ जुलूसे निकाल रही थी। आज मुल्क का हालत ये है कि आपकी सरहदें महफूज नहीं है। आज एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की लहर जो है वो तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है और आज हमारे खारिजा और दाखिली पॉलिसी के ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पर दबाव आ रहा है। सुभान साहब, ये जो इतने लोग इतने बड़े बड़े जलसों में मौजूद होते हैं तो ये तो फेवर करते हैं, मतलब बाशऊर कौम है जी। जो जलसे हो रहे हैं, मैं भी सियासी वर्कर हूँ, अभी भी जो है ना एक कैंडिडेट के साथ हल्के में हूँ। मुझे अंदाजा है ना कि जो जलसे हो रहे सरकारी प्रोटोकॉल में हो रहे, जबकि निगरान सेटअप टोटल जो है वो इन पार्टियों के हाथ में हो। 15 साल से पीपल पार्टी सन के ऊपर हुकूमत कर रही हो, DC उनका हो, AC उनका हो, आज भी उनके टेलीफोन पर जो है ना सारे काम हो जाते हैं। उनका सिटी नाजिम जो है वो तरक्याती काम कर रहे हो, UC के जो है ना नाजिमीन काम कर रहे हो, टीचरों को और स्टाफ को और लेबर को दिहाड़ियों पर जो है ना उनसे जलसे करवाए जा रहे हो। इजाजत दे दे तहरीक इंसाफ को जलसा कराने की,
इजाजत दे दे तहरीक इंसाफ को जो है इलेक्शन लड़ने की, तो फिर हम दिखाते हैं ना कि लोग किसके साथ है, कौम किसके साथ खड़ी हुई है, अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। आज दुनिया के सर्वे आ रहे हैं कि 95-96% जो है तहरीक इंसाफ अवाम के अंदर मकबूल है। लेकिन जो जुल्म और जबर तहरीक इंसाफ के साथ हो रहे, जिनको गिरफ्तार कर रहे लोगों को, खवातीन को, बच्चों को, तो ये तो इलेक्शन नहीं हुआ, ये तो जबरदस्ती। अच्छा सुभान साहब, ये आजाद उम्मीदवारों का मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं? देखिए जी, तहरीक इंसाफ के जो आजाद उम्मीदवार है वो तो तहरीक इंसाफ के साथ इंशाल्लाह खड़े होंगे, नजरियाती लोग हैं। कैसे, क्या गारंटी हो सकता है कि फिर वो हॉर्स ट्रेडिंग वाला मामला हो और वो फिर इधर से उधर हो जाए? फिर तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान छीनने का मकसद ही तो यही है। वरना तहरीक इंसाफ को अपने निशान पर इलेक्शन लड़ने देती। अगर ये साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना चाहते थे और ये खरीद और फरोख्त का बाजार बंद करना चाहते थे, तो फिर तो तहरीक इंसाफ को अपने निशान के ऊपर जो है इलेक्शन लड़ने देते। आपने कराची का जो है सिटी गवर्नमेंट का इलेक्शन देखा है ना, कि सारे नाजिमीन को अगवा करना, पैसे देना और अपनी हुकूमत जबरदस्ती मुसल्लत कराना, वोट चोरी करना, यही तो रवाज रहा है, यही तो रस्म है इन सियासी पार्टियों को। और जब इस निजाम को कोई मिडिल क्लास की पार्टी चैलेंज करना चाहती है तो ये सब यकजा हो जाते। कल एक ही हुकूमत में बैठे हुए सारी पार्टियां आज एक दूसरे के खिलाफ लगी हुई है। कल एक दूसरे की तारीफें करने वाले आज एक दूसरे के साथ दस्ते गिरफ्तार हैं। वक्त कम रह गया है, सिर्फ ये बता दीजिएगा कि कोई मुआशी प्लान है आपके पास? अगर आप गवर्नमेंट बनाते हैं तो महंगाई के लिए क्या करें? हमारी मुआशी प्लान तो 3.5 साल की हुकूमत है, जिसमें 2 साल जो है ना वो कोरोना की जो है ना, उसके बावजूद मुल्क को माशी तौर पर मजबूत किया, मुल्क को माशी रास्ते पे डालने की कोशिश की गई है। ठीक है, माशी प्लान तो है ही तहरीक इंसाफ के पास, इनके पास तो सिर्फ लूट मार है। ठीक है, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। सुभान अली साहब, फरीद अबड़ू साहब से बात कर लेते हैं। फरीद अबड़ू साहब, लास्ट कमेंट जरूर दे दीजिए। जी, लास्ट कमेंट मेरा यही है कि जो इलेक्शन की मुहिम चल रही है, हर पार्टी को चाहिए कि अपने कैंडिडेट्स के साथ काम करें, लेकिन किसी दूसरे के ऊपर सियाही ना उछालें कि अपने काम छुपाने के लिए हम दूसरे की बुराइयां करते रहें। उससे बेहतर यह है कि अपने मुल्क की बेहतरी के लिए जो काम हो सकता है वो सब पार्टियां मिलकर करें और अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाब करे और इंशाल्लाह ताला तरक्की दे, मेरी दुआ है। ठीक है, आमीन। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात का कि आप लोगों ने अपने प्रोग्राम में अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी का तो खात्मा हो गया, लेकिन सियासी जमातों के जो रहनुमा हैं उनके दरमियान जारी गोलाबारी में मज़ीद शिद्दत आ गई है। बिलावल मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं, जबकि नवाज शरीफ जो है वो काफ़ी अफसोस मल रहे हैं पाकिस्तान की सूरत हाल देख देख के, और उनको ये अफसोस है कि उन्हें क्यों निकाल दिया। अगर वो यहाँ होते तो पाकिस्तान शायद बहुत आगे, शायद चांद पे पहुंच जाता। तंज तानो इल्जामात और बयानात का जो सिलसिला है वो जारी है। एक अजीब सा माहौल है। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन क्या करेगा। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के